प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं दिशांत आप सभी का लक्ष्य क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे दिल की अंतिम गहराइयों से आप सभी प्यारे बच्चों का मैं स्वागत करता हूं। जैसा कि प्यारे बच्चों आपको विदित है और आप ये जान रहे हैं कि हम आपके लिए अनवरत प्रैक्टिस सेट लेके आ रहे हैं। आज इस प्रैक्टिस सेट के सेशन की हमारी आज चौथी क्लास है और मैं अपने उन तमाम सारे बच्चों से ये आग्रह करता हूं, निवेदन करता हूं, अनुनय और विनय करता हूं कि मेरे प्यारे बच्चे, अगर आपके संबंध में, आपके जानकारी में कोई भी बच्चा उत्तर प्रदेश पुलिस दरोगा, जेल वार्डर, पीएसी इत्यादि ऐसे एग्जामों की तैयारी कर रहा हो तो आप तक ये मेरी क्लास आप जरूर शेयर करिए उस बच्चे तक। तो आज बच्चों चलिए आपको प्रश्न के माध्यम से हम रूबरू कराते हैं। पहले प्रश्न पे आइएगा। जो पहला क्वेश्चन है यूपीएसआई 23/11/2021 में पूछा गया था कि कंठ ओष्ठ दीर्घ वर्ण स्वर का उदाहरण कौन सा है। पहला ऑप्शन री है। री का उच्चारण स्थान मेरे प्यारे बच्चे क्या होता है? मूर्धन्य होता है। दूसरे ऑप्शन पे आओ है। आप जानते हो कि छोटा आ से जब ऊ मिलता है तो क्या बनता है भैया? ओ बनता है। और जब आ से ओ मिलता है तो क्या बनता है भैया? औ बनता है। तो आ का उच्चारण स्थान क्या है मेरे भाई? कंठ है। आ का उच्चारण स्थान क्या है भैया? कंठ है। और ऊ का उच्चारण स्थान क्या है भैया? ओष्ठ है। तो दोनों को जब मिलाओगे तो कंठोष्ठ हो जाएगा। तो बी इज द राइट आंसर। और बड़ा ऊ का उच्चारण स्थान क्या है भैया? बड़ा ऊ का उच्चारण स्थान भैया आपका ओष्ठ है। और ए का उच्चारण स्थान क्या है? इसका निर्माण मेरे प्यारे बच्चे आ और ई मिलके क्या बनता है? ए बनता है। आ का उच्चारण स्थान कंठ है और ई का उच्चारण स्थान तालु है। दोनों को ऐड करोगे तो हो जाएगा आपका कंठ ताल। चलिएगा मेरे प्यारे बच्चे, इसका भी ऑप्शन सही है। अगले प्रश्न की तरफ हम मूव करते हैं। आज के सेशन का दूसरा प्रश्न देखिएगा, बहुत ही शानदार प्रश्न है। और आपको मैं ये भी बता दूं कि आज ये वर्णमाला की हमारी आखिरी क्लास है। कल से हम लोग एक नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे और नए तरीके से उसके बारे में हम प्रैक्टिस करेंगे। अभी तक जितना उत्तर प्रदेश पुलिस दरोगा रेडियो ऑपरेटर भी ले लो आप, जेल वार्डन, तमाम सारे एग्जाम में जो प्रश्न पूछे गए हैं उनकी मैं प्रैक्टिस आपके साथ कर रहा हूं और आपको मैं करा रहा हूं। आइएगा अगले प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। आइएगा भैया, देखिएगा प्रश्न संख्या 2 लिखा गया है। 2 में आपसे पूछा है कि कंठ, सबसे पहली चीज क्या है? कंठ। दूसरी चीज क्या बताना है भैया? महाप्राण। तीसरी चीज घोष। और इसी घोष को क्या कहते हैं भैया? सघोष भी कहते हैं। ठीक, अब इसमें आपको कंठ बताना है और महाप्राण वर्ण बताना है और घोष बताना है। तो देखिए कंठ का आप जानते हो कि का वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ होता है, तो ये तो भाई सही है, कंठ तो है ही है। ये भी, इसका भी उच्चारण स्थान कंठ है और आ का भी उच्चारण स्थान कंठ है। लेकिन टा, ठा, डा इसका उच्चारण स्थान कंठ नहीं है। तो इसका उच्चारण स्थान क्या है भैया? तो आप जानते हो कि का वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ, चा वर्ग का उच्चारण स्थान तालु और टा वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धन्य है। तो डा का उच्चारण स्थान क्या है भैया? मूर्धन्य है। अब आइएगा, अभी तो 3 ऑप्शन आपके सही हो रहे हैं पहले के तहत। दूसरे पे आइएगा, इसमें खोजिएगा महाप्राण कौन सा है? प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा क्या है? महाप्राण है। का आया है, का के बाद खा आया है। का भैया अल्पप्राण है, इसलिए ये तो गलत हो गया। और खा जो है महाप्राण है, इसलिए ये सही हो रहा है। उसके बाद टा, ठा, डा ये तीसरा अक्षर है, ये भी भैया क्या है? अल्पप्राण है। और आ जो है, ये जो है भैया अल्पप्राण के अंतर्गत आता है। लेकिन अभी आपके पास ये 2 चीजें बची हुई हैं। अब अगले पे आइएगा, आपको सघोष भी बताना है। सघोष वर्ण का उदाहरण कौन सा है? तो सघोष वर्ण में आओगे तो प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और 5वां अक्षर और हा भी आता है और सभी स्वर भी, 11 स्वर भी आते हैं। तो आइएगा अब इसमें देखते हैं। पहले नंबर पे लिखा गया है खा, लिखा हुआ है। ये प्रत्येक वर्ग का, हमने आपको बताया कि तीसरा, चौथा, 5वां अक्षर सघोष होता है और सभी स्वर। लेकिन खा तो भैया का, खा ये दूसरे नंबर पे आ रहा है, इसलिए ये क्या है? अघोष है। यहाँ पे ये गलत हो गया। और यहाँ पे आप आओगे तो आ क्या है भैया? सघोष के अंतर्गत आता है, इसलिए डी इज द राइट आंसर। चलिएगा अब हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। प्रश्न संख्या 3 पे आइएगा भैया। प्रश्न संख्या 3 देखिएगा कि निम्न, प्रश्न संख्या 3 देखिएगा मेरे प्यारे बच्चे, बने रहिएगा मेरे साथ। इसमें लिखा गया है आपसे कि निम्नलिखित में कौन सा व्यंजन अघोष है। आपको इसमें बताना है कि निम्नलिखित में कौन सा व्यंजन अघोष है।
तो पहले नंबर पे खा है, तो खा तो भैया दूसरे अक्षर पे आता है, ये अघोष है, क्योंकि पहला और दूसरा अक्षर क्या होता है प्रत्येक वर्ग का, अघोष होता है। गा तीसरे पे आता है इसलिए गलत है, और चा छा जा भी तीसरे पे आता है इसलिए ये भी नहीं होगा, और का खा गा घा भी ये चौथे पे आता है इसलिए ये भी नहीं होगा, इसलिए आपका ए इज द राइट आंसर। चलिएगा मेरे प्यारे बच्चों, अब अगले प्रश्न की तरफ हम मूव करते हैं। प्रश्न संख्या यहाँ पे देखिएगा बच्चों 3, 3 के बाद ये प्रश्न संख्या आपकी कौन सी है मेरे प्यारे भैया, ये प्रश्न संख्या आपकी है 4। 4 देखिएगा, 4 में आपसे कहा गया है कि हिंदी वर्णमाला में हिंदी वर्णमाला में व्यंजन वर्णों की संख्या है। आपको यहाँ पे बताना है कि हिंदी वर्णमाला में व्यंजन वर्णों की संख्या है। तो मेरे प्यारे बच्चों, हिंदी वर्णमाला में व्यंजन वर्णों की संख्या 33 है, और अगर आपसे यहीं पे पूछा जाता कि स्वर वर्णों की संख्या कितनी है तो आप जवाब देते 11, और 33 में 11 को आप ऐड करोगे तो आ जाएगा 44। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि हिंदी वर्णमाला में साधारण वर्णों की संख्या कितनी है, तब आप जवाब देंगे 44। आइएगा अब हम लोग चलते हैं आज की क्लास के अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 5 देखिएगा, जिस स्वर के उच्चारण में 2 मात्राओं का समय लगता है उसे क्या कहते हैं। सबसे पहली चीज लिखा गया है संयुक्त स्वर लिखा गया है, नहीं भैया। दूसरे नंबर पे आइएगा मूल स्वर लिखा गया है, ये भी नहीं होगा। तीसरे नंबर पे आइएगा भैया गुरु स्वर लिखा गया है। चौथे नंबर पे लघु स्वर लिखा गया है। तो मेरे प्यारे बच्चे मैं आपको बता दूं, जिसमें 1 मात्रा का समय लगता है उसे लघु स्वर कहा जाता है। इसी लघु को क्या कहा जाता है भैया, छोटा भी कहा जाता है। इसी को क्या कहा जाता है भैया, एक मात्रिक भी कहा जाता है। इसी को क्या कहा जाता है भैया, अखंडित के नाम से भी जाना जाता है। इसी को क्या कहा जाता है भैया, मूल स्वर के भी नाम से जाना जाता है। इसके तमाम सारे नाम है जो आप इस तरीके से देख रहे हैं। और इसी गुरु को क्या कहा जाता है भैया, बड़ा भी कहा जाता है। और इसी को क्या कहा जाता है भैया, द्विमात्रिक भी कहा जाता है। और इसी को क्या कहा जाता है भैया, खंडित भी कहा जाता है। और इसी को क्या कहा जाता है भैया, संधि स्वर के भी नाम से जाना जाता है। ठीक है, प्रश्न बहुत खूबसूरत है। तो जिसमें 2 मात्रा का समय लगता है उसे क्या कहते हैं भैया, गुरु स्वर कहा जाता है। और आपको यहीं पे बता दें कि जो लघु स्वर को क्यों मूल स्वर कहा गया है, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों लघु स्वर या मूल स्वर की संख्या कितनी है, 4 आ ई उ री। और इन्हीं 4 स्वरों की मदद से आपके 11 स्वरों का निर्माण होता है, इसीलिए इसको लघु स्वर को ही मूल स्वर भी कहा जाता है। तो आपका सी इज द राइट आंसर। चलिएगा मेरे प्यारे बच्चे, हम लोग अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। प्रश्न संख्या 6 देखिएगा, इनमें से किसके बिना कोई व्यंजन उच्चारित नहीं किया जा सकता है। तो भैया आप जानते हो वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 2। एक होता है क्या भैया, स्वर। दूसरा क्या होता है मेरे भाई, व्यंजन। और आपको पता है कि स्वर वे होते हैं जो स्वतंत्र होते हैं, जिन्हें बोलने के लिए किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जबकि आपको पता है कि व्यंजन वे होते हैं जो अस्वतंत्र होते हैं, जिन्हें बोलने के लिए किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता पड़ती है। तो आपको पता होना चाहिए मेरे दोस्त, इसमें पूछा गया आपसे कि इनमें से किसके बिना कोई व्यंजन उच्चारित नहीं किया जा सकता। तो स्वर के बिना कोई व्यंजन उच्चारित नहीं किया जा सकता। ए इज द राइट आंसर। चलिएगा मेरे प्यारे बच्चे, अगले प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं। इनमें से किसका उच्चार स्थान कंठ है। आपको बताना है कि इसमें से किसका उच्चार स्थान कंठ है। तो ता का उच्चार स्थान दंत होता है, और गा का उच्चार स्थान कंठ होता है, और पा का उच्चार स्थान भैया ओष्ठ होता है, और चा का उच्चार स्थान भैया तालु होता है। तो आपका बी इज द राइट आंसर। चलिएगा अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिए सारा प्रश्न आपका एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, बने रहिएगा मेरे साथ और देखते रहिएगा भैया। लगातार पूछे हुए प्रश्नों की आपको कराई जा रही प्रैक्टिस। यूपीएसआई 13/11/2021 में पूछा हुआ प्रश्न है। आइएगा इस प्रश्न का हम जवाब देते हैं। अनुनासिक स्वरों का उच्चार स्थान कौन सा है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अनुनासिक जो होते हैं उनका उच्चारण करते समय हमारे नाक और मुंह दोनों से हवा निकलती है। तो ए इज द राइट आंसर। चलिएगा मेरे प्यारे बच्चों, अगले प्रश्न की तरफ हम मूव करते हैं। प्रश्न संख्या 9 देखिएगा, पा वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है। पा वर्ग का उच्चारण स्थान आपको मैंने पहले की क्लास में भी बताया है। पा वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है भैया, ओष्ठ है। क्या है भैया, ओष्ठ है।
पावर का उच्चार स्थान क्या है भैया? ओष्ठ है। चलिएगा अब हम लोग अपने अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। प्रश्न संख्या 10 देखिएगा। प्रश्न संख्या 10 में लिखा गया है कि भाषा की मूल इकाई क्या है? प्रश्न संख्या 10 में लिखा गया कि भाषा की मूल इकाई क्या है? अक्षर है, ध्वनि है, संकेत है, वर्णमाला है। तो बी इज द राइट आंसर। भाषा की जो मूल इकाई है वो क्या है भैया? ध्वनि है। और मैं आपको बता दूं कि ध्वनि चिन्हों के लिखित रूप को ही क्या कहा जाता है? वर्ण कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, तब आप बताओगे वर्ण। अगर आपसे पूछा जाए कि भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या है, तब आप बताओगे ध्वनि। तो आइएगा मेरे प्यारे बच्चे, और वर्णों के समुदाय को वर्णमाला कहा जाता है। चलिएगा अब हम अपने अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। प्रश्न संख्या 11 देखिएगा। शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो भैया शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या है? यहाँ पे आपको जवाब देना है मेरे प्यारे बच्चे, बी इज द राइट आंसर। शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ण है। और अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई यदि आपसे पूछा जाएगा तो आप क्या बताओगे भैया? अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई शब्द है। चलिएगा अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अयोगवाह वर्णों की संख्या 2 है। एक आपका अंग है और दूसरा क्या है आपका? आ है। इसी को अनुस्वार और इसको विसर्ग के नाम से जाना जाता है। चलिएगा भैया अगले प्रश्न की तरफ हम लोग मूव करते हैं। प्रश्न संख्या 12 देखिएगा। कौन से शब्द में रा व्यंजन नहीं है? ये प्रश्न देखिए आप कहां पे पूछा गया है? 18/6/2018 में पूछा हुआ प्रश्न है कि कौन से शब्द में रा व्यंजन नहीं है। देखिए ये मात्र है। मात्र में आप जानते हो कि इस तरह का निर्माण जो होता है आधा ता और पूरा रा से होता है। रा को अलग करोगे तो आ जाएगा। इसमें रा है। और मूर्धा में ये आपका रेफ वाला रा एकदम दिखाई दे रहा है, इसमें भी रा है। और क्रम में ये आपका पदेन रा है, इसमें भी रा है। और मातृभूमि में ये जो रा नहीं है ये री की मात्रा है, इसलिए डी इज द राइट आंसर। चलिएगा मेरे प्यारे बच्चे अगले प्रश्न की तरफ हम मूव करते हैं। प्रश्न संख्या 13 देखिएगा। सा का उच्चार स्थान है। भैया सा का उच्चार स्थान आपको पता है कि इस सा का उच्चार स्थान क्या है? इस सा का उच्चार स्थान तालु है, इसे तालु है लेकिन इसे तालव्य कहा जाता है। चलिएगा मेरे प्यारे बच्चे अब हम लोग अपने अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। प्रश्न संख्या 14 देखिएगा। वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं भैया? वर्णों के समुदाय को वर्णमाला कहा जाता है। वर्णों के समुदाय को क्या कहा जाता है? वर्णों के समुदाय को वर्णमाला कहा जाता है। और दूसरे नाम पे सर्वनाम है। संज्ञा के स्थान पे प्रयुक्त होने वाले शब्दों को क्या कहा जाता है? सर्वनाम कहा जाता है। और तीसरे नंबर पे अक्षर है और क्रिया, इसका कोई मतलब नहीं है। आइएगा अगले प्रश्न की तरफ हम लोग मूव करते हैं। प्रश्न संख्या 14 देखिएगा। जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र होता है, जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र होता है उन्हें क्या कहते हैं? भैया जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र होता है उसे क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। और जिन वर्णों का उच्चारण अस्वतंत्र होता है अर्थात जिन्हें बोलने के लिए किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता पड़ती है उसे हम क्या कहते हैं भैया? व्यंजन कहते हैं। ठीक है, चलिएगा अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। आज के सेशन का अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 16 देखिएगा। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या डाट डाट है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या 11 है। और आइएगा अब आज की क्लास की हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 16 के बाद 17 देखिएगा। वर्णमाला में कौन सा अक्षर पुल्लिंग है? सॉरी, वर्णमाला में कौन सा अक्षर पुल्लिंग नहीं है? जहां पर भी नहीं आए मैंने आपको बताया इसको गोले के अंदर आप डाल दिया करिए। तो इसमें आपको देखना है कि कौन सा अक्षर भैया पुल्लिंग नहीं है। तो जवाब दीजिएगा, आप कमेंट के माध्यम से बताइएगा। मैं आपको बता दूं मेरे प्यारे बच्चों कि यहाँ पर वर्णमाला में ई, बड़ी ई और री को छोड़कर बाकी समस्त वर्ण क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। जो ये ई, बड़ी ई और री है ये क्या है? स्त्रीलिंग वर्ण के अंतर्गत आते हैं। चलिएगा अगले प्रश्न की तरफ हम लोग मूव करते हैं। लेकिन मूव करने से पहले हमें लगता है कि हमने आपको आंसर नहीं बताया, तो आंसर आप जान लीजिएगा। यहाँ पे सी इज द राइट आंसर। आइएगा अगले प्रश्न की तरफ अब हम मूव करते हैं। प्रश्न संख्या 18 देखते हैं। दा, आ, का, सा, आ। देखिएगा भैया दा में हलंत लगा हुआ है। अगर हम हलंत हटाएंगे तो स्वर लाके यूज करेंगे तो दा में आ लग जाएगा तो दा ऐसा लिख दिया जाएगा। फिर आप जानते हैं का, सा और आ, इसके योग से किसका निर्माण होता है? छा का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? छा का। तो यहाँ पे जब हम छा लिखेंगे तो क्या आ जाएगा? दक्ष। आपका ए इज द राइट आंसर। आइएगा मेरे प्यारे बच्चे अगले प्रश्न की तरफ हम मूव करते हैं।
प्रश्न संख्या 19 देखिएगा, व्यंजन को स्वर रहित दिखने के लिए किस चिन्ह का उपयोग किया जाता है? भैया, व्यंजन को स्वर रहित दिखने के लिए हम हलंत का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? हलंत का प्रयोग करते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि हर जगह हलंत का प्रयोग भी नहीं किया जाएगा। अगर वर्ण स्वतंत्र रूप में अगर अकेला लिखा गया है तब तो इसको आधा करने के लिए आप हलंत लगा दोगे, स्वर रहित करने के लिए लगा दोगे। अब जैसे अगर यही चीज अगर किसी शब्द में लिखा जाए तब आप इसको आधा करने के लिए हलंत नहीं लगाएंगे। जैसे मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे देखिए पक्का लिखा गया ना, और फिर मैं ऐसे फिर लिख दूं पक्का, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? वर्तनी की दृष्टिकोण से गलत हो जाएगा, जबकि ये हमारा सही है। और ये क्यों सही है, क्यों गलत है, आज आप हमें इसका जवाब कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। क्यों हमने इसको गलत कहा है और इसको सही कहा है, ऐसा रीजन क्या है? क्या वो तरीका है, क्या वो सिस्टम है, क्या वो विधि है, क्या वो नियम है? आप हमें कमेंट के माध्यम से अवश्य बताइएगा। आज की हमारी क्लास यहीं तक। कल फिर हम शुरुआत करेंगे, एक नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे। अभी तक जो उत्तर प्रदेश पुलिस दरोगा और जेल वार्डन के जो प्रश्न थे, जिनकी पूछे जाने की संभावनाएं हैं, अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला मैं आपके लिए लेके आया था। आज 4 क्लासों में 4 क्लास आज समाप्त होने वाली है, हो ही चुकी है। कल जो 5वीं क्लास आपकी आएगी वो संज्ञा पे आएगी। थैंक यू।